हेलो एवरीवन। हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए बायोलॉजी के टॉप 13 केस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें मैंने जो लेटेस्ट 2024 बोर्ड के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, तो बोर्ड एग्जाम से पहले ये 13 क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 1 है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीवेज इज जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन which is treated in sewage treatment plant to make it less polluted. Given below is the flow chart of one of the stage of STP. तो मैं STP का स्टेज दिया हुआ है। Observe the given flow chart and answer the question accordingly. हमें फ्लो चार्ट क्या दिया? जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, it is passed into large aeration tank. Effluent pass into settling tank to form the sediment. A पार्ट है, वाई लार्ज एरिएशन टैंक आर इंपॉर्टेंट फॉर प्राइमरी एफ्लुएंट। प्राइमरी एफ्लुएंट क्या होता है? जब आपके पास सीवेज का वाटर है ना, तो उसमें से आपने डेब्रिस को रिमूव करते हो तो वो प्राइमरी एफ्लुएंट होता है। उसे ना हम लार्ज एरिएशन टैंक में डालते हैं, क्योंकि एरिएशन टैंक में याद रखना क्या होता है, विग्रस ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो एरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं और माइक्रोब्स है, उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। बी है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। जो एक्टिवेटेड स्लज है वो टर्म यूज किया गया है फ्रॉम सेडिमेंट फॉर्म्ड। ठीक है, जो सेडिमेंट बनता है ना, जब आप क्या कर देते हो, एरिएशन टैंक में डालते हो, उसके बाद जो सेडिमेंट बनता है उसे एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, जो सम पार्ट है ना इसका, वो क्या कर लेते हैं, पंप बैक कर लेते हैं। ठीक है, सम पार्ट विल पंप बैक टू द एरिएटेड टैंक। ठीक है, कुछ पार्ट एरिएटेड टैंक में ना हम वापस डाल देते हैं। वो काम करता है एज इनोक्यूलम, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं। तो अगेन जो सीवेज ट्रीटमेंट का जो वाटर है ना, उसके लिए एरोबिक बैक्टीरिया जो है इनोक्यूलम में प्रेजेंट होते हैं। सी पार्ट है, एक्सप्लेन द डाइजेशन स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। तो इसमें बायोगैस भी बनती है। तो डाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले जो एक्टिवेटेड स्लज है ना, ठीक है, इसे कहाँ भेजा जाता है, इसे भेजा जाता है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। ठीक है, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है, यहाँ पे ना एनएरोबिक माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो एनएरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, ये किसको डाइजेस्ट करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को। साथ में ये ना एरोबिक माइक्रोब्स को भी क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और ये प्रोड्यूस करते हैं गैसेस लाइक CH4, CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड। इसे ही क्या बोलते हैं, बायोगैस कहते हैं। और है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लॉक्स इन द गिवन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब याद रखना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, जो प्राइमरी एफ्लुएंट होता है ना, ठीक है, उसे हम क्या डालते हैं, एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक में क्या होता है, उसके बाद जो एयर से ना एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो होते हैं, और एरोबिक माइक्रोब जो है वो ना फंगस के साथ बना देते हैं मैश लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं, फ्लॉक कहते हैं। अब ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर, वेस्ट मैटर प्रेजेंट होता है, उसे ये फ्लॉक क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और रिड्यूस करता है किसको, BOD को। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करता है, और इसके बाद इसे पास किया जाता है सेटलिंग टैंक में। सेकेंड क्वेश्चन है, ए पर्सन गेव ब्लड एट ए ब्लड डोनेशन कैंप वेयर द नर्स रेकलेसली इंजेक्टेड यूज्ड सिरिंज। उसने ना यूज सिरिंज को यूज किया। आफ्टर दैट जो पर्सन था वो सफर किया बाउट ऑफ फीवर, उसे फीवर आया, डेयरिया आया, वेट लॉस आया, और उसने एक्सपीरियंस किया वीकनेस। द लेवल ऑफ हेल्पर T lymphocyte एंड इंटरफ्रॉन शो सिग्निफिकेंट चेंज। डॉक्टर सजेस्ट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सिवियर वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो एक पर्सन को ना कुछ सिरिंज दिया गया, उससे उसको फीवर आया, T lymphocyte जो हेल्पर थे उनका जो कंसंट्रेशन था वो चेंज हुआ, इंटरफ्रॉन्स का भी कुछ चेंज आया। हमें ए दिया हुआ है, नेम द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर दिस कंडीशन। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा, हम एड्स का चेक करेंगे। ठीक है, जो कंडीशन है, क्योंकि टी हेल्पर सेल की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो एड्स के लिए हम ना एलाइसा टेस्ट करेंगे। ठीक है, एलाइसा टेस्ट क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, तो एड्स का टेस्ट करेंगे। और है, नेम द वायरस एंड एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेप्लिकेशन। अगर हम वायरस की बात करें, तो जो एड्स है वो HIV से होता है। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, रिट्रोवायरस है, जिसमें RNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये बॉडी में जाके क्या करता है, इसका जो RNA है वो DNA बनाता है, और जीनोम के साथ
वो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। तो इसके लिए ये जो इंजाइम यूज करता है, इंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रेप्लिकेशन, इसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ठीक है, क्योंकि ये जो इंजाइम है वो क्या करता है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। बी है मेंशन टू मेजर फॉर प्रिवेंटिंग दिस वायरल इन्फेक्शन। एड्स से प्रिवेंट करने के लिए ना हमेशा क्या यूज करना चाहिए, न्यू नीडल यूज करना चाहिए। न्यू नीडल और सिरिंज जो है वो हमेशा क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। और जो ब्लड है ना उसे हमेशा क्या करना चाहिए, स्क्रीन करना चाहिए। तो स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, तो ब्लड टेस्ट करना चाहिए ट्रांसफ्यूजन से पहले। सी है नेम द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट आर अफेक्टेड बाय दिस इन्फेक्शन, मेंशन इट रोल। तो जो सेल अफेक्ट होते हैं ना एचआईवी से, तो वो होते हैं हेल्पर हेल्पर टी सेल्स और हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। तो ये सेल है, इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। और इनका काम क्या होता है, ये ना हेल्प करते हैं बी सेल्स, जो बी लिम्फोसाइट्स है ना उनको हेल्प करते हैं ताकि वो क्या प्रोड्यूस कर पाए, एंटीबॉडीज। तो अगर टी हेल्पर सेल की कंसंट्रेशन कम हो गई तो बी सेल भी कम प्रोड्यूस होंगे, एंटीबॉडीज भी कम होगी, और जो इम्यून सिस्टम है और लॉस ऑफ जो बॉडी का नेचुरल डिफेंस होगा, इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिवन बिलो शो कैरियोटाइप ऑफ ए चाइल्ड। तो कैरियोटाइप दिया हुआ है क्रोमोसोम का, जो चाइल्ड है सफर करता है सेक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी विच अकर ड्यूरिंग फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल, दिस रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, इसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। ये दिया नेम द टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी शो इन दिस डिजीज। अगर हम देखेंगे ना यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। बी है राइट द क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो क्रोमोसोम होंगे वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 44 प्लस एक्स ओ। सेक्स क्रोमोसोम में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होगा और टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे, 45 क्रोमोसोम होंगे। सी है हाउ डज सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी अकर इन द चाइल्ड। अब ये एबनॉर्मेलिटी कैसे हो सकती है, इसमें क्या हो सकता है, या तो हो सकता है यूनियन ऑफ एग। ठीक है, अब ये जो एग है इसमें 22 प्लस 0, तो इसमें क्या होगा, एक क्रोमोसोम क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होगा। इसका यूनियन हो सकता है नॉर्मल स्पर्म से, जो स्पर्म है उसमें क्या होना चाहिए, एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए। ठीक है, या तो ये होना चाहिए, या तो नॉर्मल एग है, ठीक है, नॉर्मल एग है और उसका फ्यूजन हुआ है जिस स्पर्म से, उसमें क्या है, क्रोमोसोम मिसिंग है, तो इससे ये एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। और है मेंशन द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ दिस डिजीज। डायग्नोस्टिक फीचर में क्या होता है, अंडर डिवेलप्ड ओवरीज, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट होता है, जो यूट्रस होता है ना वो क्या हो जाता है, यूट्रस स्मॉल हो जाता है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और साथ में क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रेचर एंड वेब्ड नेक हो जाता है। तो ये सारे डायग्नोस्टिक फीचर है इस डिजीज के। क्वेश्चन नंबर 4 है रेफर द बिलो मेंशन डायग्राम शोइंग ए टेक्निक एक्स दैट हेल्प इन सेपरेटिंग द डीएनए फ्रेगमेंट फॉर्म बाय द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। ठीक है, हमें यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे क्या दिया है, ये है 1 2 3 4। व्हाट इज द टेक्निक एक्स। अब इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें डीएनए की सेगमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे क्या होता है, एनोड होता है, तो डीएनए की फ्रेगमेंट जो है वो एनोड की तरफ मूव करती हैं क्योंकि उनका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। इन दिस फिगर व्हाट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द लेन 1 2 3 4। तो ये लेन 1 2 3 4 है। अगर लेन 1 की देखोगे ना तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डीएनए का सेगमेंट प्रेजेंट है। तो जो लेन 1 है, अगर एक ही डीएनए है तो ये अनडाइजेस्टेड डीएनए है, मतलब इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड डीएनए है। वेरा सेकंड थर्ड फोर्थ में अगर आप देखोगे डीएनए का ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, डाइजेस्टेड डीएनए की फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइजेस्टेड डीएनए की फ्रेगमेंट प्रेजेंट है। बी पार्ट है हाउ आर सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स विजुअलाइज इन टेक्निक एक्स। तो इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब इसे विजुअलाइज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स है ना, इसे हम क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। ठीक है, स्टेन करने के लिए हम यूज करते हैं केमिकल कॉल्ड एज इथिडियम ब्रोमाइड।
इथीरियम ब्रोमाइड लेते हैं और उसके बाद इसे हम ना यूवी रेडिएशन में चेक करते हैं। ठीक है, यूवी रेडिएशन में जब हम इसे डालते हैं तो इसमें ना ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इससे हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सी है नेम द मटेरियल यूज इन द मैट्रिक्स इन द टेक्निक एक्स एंड मेंशन इट रोल। अब इसमें ना डीएनए को मूव करना होता है, तो इसमें मैट्रिक्स में हम क्या यूज करते हैं, एगरोस जेल लेते हैं। ठीक है, एगरोस जो जेल होता है ना, इसकी ना सीविंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसमें सीविंग इफेक्ट, तो ये पोरस होता है और पोरस होने की वजह से इसमें डीएनए की सेगमेंट्स मूव कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बायो फर्टिलाइजर दिया, हमें दिया ए बी एंड सी दिया हुआ है, आइडेंटिफाई ए बी सी इन द फ्लो चार्ट। हमें एग्जांपल दिया ग्लोमस, एजोस्पाइरलम एंड राइजोबियम। ठीक है, अब जो ग्लोमस होता है ना वो क्या करता है, याद रखना एसोसिएशन बनाता है। इसमें क्या होता है, प्लांट और फंगस की एसोसिएशन होती है, इसे हम माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, बी है जो एजोस्पाइरलम है ना, ये याद रखना क्या है, फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, सी क्या है, जो राइजोबियम है ना वो क्या है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है इसमें। ठीक है, तो ये सिम्बियोटिक क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब बी दिया हुआ है गिव वन अनदर एग्जांपल ऑफ बायो फर्टिलाइजर बी। जैसे एजोस्पाइरुलम है ना जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, हमें कोई और एग्जांपल देनी है। कोई और एग्जांपल हो सकता है एजोटोबैक्टर। ठीक है, एजोटो जो बैक्टर है ना, ये भी क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। सी है हाउ डज द एप्लीकेशन ऑफ फंगल जीनस ग्लोमस टू एन एग्रीकल्चर फार्म इंक्रीज द फार्म आउटपुट। अब जो ग्लोमस होता है ना वो क्या करता है, प्लांट के साथ क्या करता है एसोसिएशन, जिसे अभी हमने बोला था, इसे हम माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये ना फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है प्लांट के लिए फ्रॉम सॉइल। ठीक है, एब्जॉर्ब, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और साथ में क्या करता है, प्लांट को रेजिस्टेंट बनाता है। ठीक है, रेजिस्टेंट अगेंस्ट द रूट बॉर्न डिजीज, तो रूट की जो डिजीज होती है उससे वो उसको रेजिस्टेंट बनाता है। और दिया हुआ है वाई राइजोबियम एक्ट एज ए बायो फर्टिलाइजर। जो राइजोबियम होता है वो कहाँ पे रहता है, रूट नोड्यूल्स में रहता है। ठीक है, और बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कैसे करता है, क्योंकि ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेम्पलेट ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल और इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन सेगमेंट ऑफ डीएनए, ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप, वन ऑफ द स्टेप्स इज गिवन बिलो। अभी हमें एक स्टेप दिया हुआ है, अगर हमें सबसे पहले ए है आइडेंटिफाई द गिवन स्टेप एंड नेम द लेबल बी एंड सी। अगर इसमें देखेंगे ना तो इसमें क्या, जो एमआरएनए ना वो क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो ये वाला जो स्टेप है ये क्या है, टर्मिनेशन का है। ठीक है, अब हमें पूछा है कि हमें इसमें बी एंड सी बताना है। अगर हम ए की बात करें ना, सबसे पहले ए क्या है हमारा, एमआरएनए दिया हुआ है। बी क्या है, जो इंजाइम है, इस इंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे एक फैक्टर जुड़ता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रो फैक्टर। रो फैक्टर के बाद ही क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। अब हमें दिया हुआ है और व्हाट विल हैपन इफ सी इज नॉट अवेलेबल इन द अबव स्टेप। अब सी क्या, रो फैक्टर है, अगर सी अवेलेबल नहीं होगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, टर्मिनेशन जो होगी विल नॉट अकर। ठीक है, तो इसके बिना टर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। बी है व्हाट चेंज विल टेक प्लेस इन ए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अबव प्रोसेस इन यूकैरियोट्स। ठीक है, अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में एचएनआरएनए होता है। ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग के बाद ना उसे एमआरएनए, फंक्शनल एमआरएनए बनाना होता है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है स्प्लाइसिंग की। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग की रिक्वायरमेंट होती है और स्प्लाइसिंग के स्टेप्स होते हैं जैसे कैपिंग, कैपिंग होता है और टेलिंग होता है। ठीक है, और उसके बाद एमआरएनए बनता है। सी दिया है ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रीवियस स्टेप और गिवन फिगर टेकिंग प्लेस इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब इससे पहले वाला टर्मिनेशन से पहले क्या होता है, जो इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है ना
ठीक है, वो बाइंड करता है प्रमोटर रीजन ऑफ डीएनए। ठीक है, प्रमोटर रीजन ऑफ डीएनए के साथ वो क्या करता है, बाइंड करता है। साथ में एक और फैक्टर बाइंड करता है इसके साथ, इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सिग्मा फैक्टर जुड़ता है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है, इलॉन्गेशन करता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है दैट मूव along with डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है और जो एमआरएनए की चेन है उसको एक्सटेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजेनिक, स्पेसिफिक एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। व्हेनेवर आवर बॉडी एनकाउंटर ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, उसमें रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिक्ट्स ए हाई इंटेंसिटी सेकेंडरी रिस्पॉन्स। हमें सबसे पहले बताना है दो लिम्फोसाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हमारी बॉडी में जो दो लिम्फोसाइट एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए रहते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और सेकंड क्या होता है, टी लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर गिवन बिलो इन द फिगर। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, एंटीबॉडी का ये स्ट्रक्चर है। सी क्वेश्चन है, it is generally observed that children who have suffered from chickenpox in their childhood may not contract the same disease in their adulthood. Explain giving reason the basis of such immunity in an individual. Name the kind of immunity. ठीक है, सपोज अगर किसी को ना फर्स्ट एनकाउंटर होता है, जैसे चिल्ड्रन को क्या था, चिकन पॉक्स का हुआ था। ठीक है, तो इनकी बॉडी में क्या बन जाते हैं, मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, बी एंड टी मेमोरी सेल्स होते हैं। तो जब सब्सिक्वेंट इनकाउंटर होता है, ठीक है, जो फिर से वो आते हैं ना, तो बॉडी क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगेंस्ट द सेम एंटीजन और माइक्रो, और इस तरह की इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और है डिस्टिंग्विश बिटवीन टू लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमें दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। एक तरफ हमारा क्या होगा, बी लिम्फोसाइट होगा, ठीक है, और एक तरफ क्या होगा, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब जो बी लिम्फोसाइट है ना, ये इसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जो वेरस टी लिम्फोसाइट है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये जो बी लिम्फोसाइट है ना, ये फाइट कर सकता है वायरस एंड बैक्टीरिया। वेरस जो टी लिम्फोसाइट है ये ऑल पैथोजन के साथ फाइट कर सकता है, इंक्लूडिंग फंगाई एंड प्रोटोजोअन्स। ठीक है, अब जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो याद रखना, ये क्या कर सकते हैं, ये ट्रांसप्लांट रिजेक्ट में, ठीक है, तो ये रिएक्ट करते हैं, टी लिम्फोसाइट रिएक्ट अगेंस्ट ट्रांसप्लांट। वेरा जो बी लिम्फोसाइट है ये रिस्पॉन्ड नहीं करते, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रांसप्लांट। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेफर टू द गिवन फिगर शोइंग द लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजेनिक प्रोटोजोअन। दिस पैथोजेनिक प्रोटोजोअन रिक्वायर्ड टू होस्ट पी एंड क्यू। तो ये जो प्रोटोजोअन है इसमें दो होस्ट है, एक पी है एक क्यू है। जो पी है वो क्या है, फीमेल एनाफिलीस है, क्यू क्या है, ह्यूमन है, और ये क्या है, प्लाज्मोडियम है। ए दिया, राइट द चेंजेस द पैरासाइट अंडरगो इन द लीवर। अब जो लीवर है ना, इसमें ये क्या करता है, ए सेक्सुअली क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, ए सेक्सुअली डिवाइड करता है लीवर के अंदर, और ये बर्स्ट ओपन होता है। ठीक है, लीवर के सेल्स को बर्स्ट ओपन करके ये रिलीज हो जाता है ब्लड में। ठीक है, बी द राइट द चेंजेस द पैरासाइट अंडरगो व्हेन इट एंटर द आरबीसी। आरबीसी में भी ये क्या करता है, ये यहाँ पे ग्रो करता है। ठीक है, आरबीसी को भी ये क्या करता है, बर्स्ट करता है। साथ साथ में ना ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसे हम हीमोजॉइन कहते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंस में क्या आता है, फीवर और चिल्स आता है, तो इससे मलेरिया होता है। सी है, ट्रेस द चेंज द पैरासाइट अंडरगो व्हेन द होस्ट पी टेक द ब्लड मील फ्रॉम द इन्फेक्टेड होस्ट क्यू। तो जो पी है ना वो क्यू से क्या ले रहा है, ब्लड ले रहा है, मतलब जो मॉस्किटो है ना वो ना ह्यूमन से वापस ब्लड ले रहा है जो इन्फेक्टेड है। ठीक है,
तो एनाफिलिस जो मॉस्किटो है ना, वो क्या करता है, सबसे पहले जब वो बाइट करता है ना इन्फेक्टेड पर्सन को, ठीक है, तो इसके ना याद रखना कौन सी स्टेज होती है, गैमीटोसाइट स्टेज जो होती है ना, वो उसकी बॉडी में एंटर कर लेता है मॉस्किटो के। ठीक है, अब ये क्या करता है मॉस्किटो की बॉडी में, ये फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन करने से ये क्या बनाता है, स्पोरोजोइट्स बनाता है, और इसकी डेवलपमेंट होती है और ये स्टोर होता है, इट इज स्टोर्ड इन सेलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। तो सेलेवरी ग्लैंड में ये स्टोर रहता है। और है, नेम द पैरासिटिक स्टेज दैट हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम पी टू क्यू। पी टू क्यू क्या ट्रांसफर होता है, मतलब मॉस्किटो से ह्यूमन में क्या ट्रांसफर होता है। तो अगर लाइफ साइकिल की बात करें ना, तो ह्यूमन बॉडी में जो ये स्पोरोजॉइड्स जो सेलेवरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं ना, ठीक है, तो जो ये स्पोरोजॉइड्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ट्रांसफर होते हैं बिकॉज ऑफ बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस। ठीक है, तो जो स्पोरोजॉइड्स हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ए प्लांट स्पीशीज दैट फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस, येलो फ्लावर कलर जो है वो डोमिनेंट है वाइट के ऊपर, एंड राउंड फ्रूट शेप जो है डोमिनेंट है इलोंगेटेड के ऊपर। क्रॉस वाज परफॉर्म बिटवीन टू प्योर लाइंस हैविंग येलो फ्लावर, ठीक है, एंड राउंड फ्रूट। तो येलो फ्लावर है, राउंड फ्रूट है, इसको क्रॉस किया गया वाइट के साथ, हैविंग इलोंगेटेड। ठीक है, 20 प्लांट जो थे वो F1 में बने, ठीक है, और F2 में कितने बने, 960 प्लांट्स। ठीक है, अगर हम बात करें, हमें पहला क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी प्लांट्स वुड हैव येलो फ्लावर एंड राउंड फ्रूट इन F1। F1 जनरेशन में क्या होगा, यहाँ पे गैमेट होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो ये होगा हमारा, ये बन जाएगा। अब ये जो है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो 20 के 20 क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो 20 के 20 क्या होंगे, येलो और राउंड होंगे। ठीक है, अगर अब इसकी हम क्या करें, सेल्फ पॉलिनेशन करें, इसके गैमेट बनते हैं कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो अगर आप इसको क्या करोगे, आप क्रॉस करोगे ना, तो F2 जनरेशन बनता है 9:3:3:1। मेरा जो 9 होता है ये रिप्रेजेंट करेगा येलो और राउंड को। ठीक है, सो ओवरऑल टोटल अगर आप ये करोगे, टोटल क्या है 16 है, तो 9 आउट ऑफ 16 जो है वो क्या येलो राउंड है। यहाँ पे कितने दिए हैं हमें, टोटल दिए हैं 960। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएंगे 540। सी है, मेंशन द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो व्हेन द प्लांट heterozygous फॉर येलो फ्लावर एंड राउंड फ्रूट। heterozygous मीन्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये heterozygous है, इसे क्रॉस किया है रिसेसिव पेरेंट्स से, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो अगर हम यहाँ पे गैमिट्स बनाए, यहाँ पे बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसे हम क्रॉस कर रहे हैं स्मॉल वाई स्मॉल आर से, तो बनेगा वाई आर आर स्मॉल आर स्मॉल वाई आर आर वाई आर आर। तो अगर आप इसमें देखोगे ना, आपको चारों डिफरेंट क्या दिखेंगे, फिनोटाइप दिखेंगे। ठीक है, अगर पहले वाला को देखोगे, ये क्या है येलो और ये क्या है राउंड है, ये क्या होगा येलो और इलोंगेटेड होगा। ठीक है, ये हो जाएगा वाइट और राउंड, और लास्ट वाला होगा वाइट और इलोंगेटेड। तो अगर आप फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों में देखोगे 1:1:1:1 आ रहा है सब में। ठीक है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सब चारों की 1:1:1:1 आ रहा है। और है, इफ द प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर येलो फ्लावर एंड राउंड सीड, तो मतलब येलो फ्लावर एंड राउंड सीड जो हेट्रोजाइगस है, इसकी आपने क्या किया है, सेल्फ क्रॉस किया है। ठीक है, जैसे हमारा F2 जनरेशन बनता है ना, तो सेम F2 जनरेशन बनेगा सेल्फ क्रॉस करने पे। उन्होंने पूछा व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ प्लांट विद येलो फ्लावर एंड इलोंगेटेड फ्रूट। जो इलोंगेटेड है वो क्या होता है, रिसेसिव है। तो येलो फ्लावर क्या हो सकता है, एक बन सकता है कैपिटल वाई, और रिसेसिव फ्रूट है तो ये स्मॉल आर होगा, या हमारा कैपिटल वाई या स्मॉल वाई भी हो सकता है स्मॉल आर। तो दो तरह के क्या बन सकते हैं, जीनोटाइप प्लांट में बन सकते हैं, जिसमें येलो फ्लावर है, येलो फ्लावर में एक वाई या दोनों वाई से येलो होगा, और इलोंगेटेड फ्रूट में दोनों स्मॉल आर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीन ऑफ इंटरेस्ट एलियन जीन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लोनिंग वेक्टर इनटू होस्ट सेल टू ब्रिंग अबाउट डिजायर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इन ए होस्ट सेल।
द क्लोनिंग वेक्टर आर प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज हो सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट इन द लैब फॉर डिजायर रिजल्ट इंजीनियर किया उन्होंने स्पेसिफिक क्लोनिंग वेक्टर, जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है PBR322। स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू इको R1 बैम H1 हिंद 3 रिप्रेजेंट स्टेट देयर फंक्शन। अगर हम बात करेंगे ना, यहाँ पे क्या दिया, इको R1 हिंद 3 बैम H1, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इनका फंक्शन क्या है, ये रिकॉग्नाइज करते हैं साइट को। ठीक है, डीएनए की पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं और वहां पे उसे डीएनए को उस सेगमेंट पे कट करते हैं। और है आइडेंटिफाई द जीन यू वुड सिलेक्ट फॉर रोल ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर इन PBR322। तो सिलेक्टेबल मार्कर के लिए हम क्या करते हैं, दो जो हमारे पास एंटीबायोटिक जीन है उनको हम यूज कर सकते हैं। एक है AMPR विच इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और एक है TETR विच इज टेट्रासाइक्लिन। इसमें हम क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट ना इन सेगमेंट की जगह हम डालते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। ठीक है, और ये ना हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई को करने में रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। बी क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज दैट मेक देम एफिशिएंट क्लोनिंग वेक्टर। अगर प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज की बात की जाए ना, ये क्या कर सकते हैं, दे क्या हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ जो ओरिजिनल जीनोम है ना, जो इसका बैक्टीरिया सेल का जीनोम है उसके इंडिपेंडेंटली ये खुद क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सी है बायोटेक्नोलॉजी ऑलवेज इंसर्ट ORI जीन इन देयर इंजीनियर क्लोनिंग वेक्टर गिव रीजन। अब ये जो ORI होता है ये क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, और यहीं से क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, इनिशिएट होता है। ठीक है, रेप्लिकेशन यहां से इनिशिएट होता है और ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। ठीक है, तो अगर आपने लिंक्ड डीएनए जो है, ठीक है, उसके साथ क्या डाला है, ORI के साथ अटैच किया है, तो अगर कॉपी नंबर ज्यादा, कॉपी नंबर मतलब वो ज्यादा रेप्लिकेशन करेगा, उतना ज्यादा हमारा डिजायर्ड डीएनए की भी कॉपी बनेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन 11 की। ये 2024 का PYQ है। हमें पैसेज दिया, हमें आंसर बताना है। जो इंडिया का लैंड एरिया है ये 2.4% है वर्ल्ड के टोटल एरिया का, वेरा जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है ये 8.1% है। एस्टिमेट ऑफ स्पीसीज में जो प्रोक्रियोट्स है उसका हमने फिगर नहीं लिया हुआ है। जो बायोलॉजिस्ट है वो कलेक्ट कर रहे हैं डेटा विद रिस्पेक्ट टू स्पीसीज डाइवर्सिटी इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड में। जो डेटा कलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे कंडक्टेड इन स्पीशीज रिचनेस ऑफ द ग्रुप ऑफ मेंबर्स 3 डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड का हमें ग्राफ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्सोनॉमिक रिचनेस है, रीजन 1 में जो है डाइवर्सिटी कम है, सेकंड में ज्यादा है और थर्ड में डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन ए है व्हाई इज द स्पीशीज रिचनेस मैक्सिमम इन द रीजन 3 ऑफ द बार ग्राफ। अगर आप रीजन 3 को देखोगे यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस जो है वो ज्यादा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, फेवरेबल क्लाइमेट। ठीक है, तो इस रीजन में फेवरेबल क्लाइमेट होगा, जो रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, अबेंडेंट होने चाहिए, और जो डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, इकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस है और डिग्रेडेशन जो है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ठीक है, तो अबेंडेंट रिसोर्सेज, फेवरेबल क्लाइमेट, डिस्टर्बेंस और डिग्रेडेशन लेस है, तो इस एरिया में जो रिचनेस है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। वेराज जो रीजन 1 है, अगर आप रीजन 1 को देखोगे यहाँ पे जो क्या है, रिचनेस है वो कम है, तो इसका रिवर्स आपको लिखना है। तो उसमें अनफेवरेबल क्लाइमेट होगा, रिसोर्सेज लेस होंगे और डिस्टर्बेंस और डिग्रेडेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा रीजन 1 में। बी है प्लांट एंड एनिमल डू नॉट हैव यूनिफॉर्म डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड बट शो रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। मेंशन व्हाट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इट इज रेफर टू। ये जो डाइवर्सिटी है इसको हम बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसे हम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। ठीक है, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट की वजह से सनलाइट जो है वो डिफरेंट आएगी, जैसे ट्रॉपिक, टेम्परेट और पोलर रीजन में
जो सनलाइट है वो डिफरेंट होती है और उसकी वजह से जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो क्या होती है, अनइवन होती है। सी है, Why is it that prokaryotes do not have an estimate number of their species diversity is seen in plant and animal? अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, इनका जो एस्टिमेट लगाना है इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, इनका नंबर का एस्टिमेट निकालना डिफिकल्ट है। और अगर आप टेक्सोनोमिक मेथड की बात करें, कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड, तो इसको ना एस्टिमेट निकालना बायोडाइवर्सिटी का वो भी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। और बहुत सारे कुछ ऐसे क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसको कल्चर करना ना लैब में क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, या वो कल्चर नहीं होते। और इनका जो नंबर है ना वो किस में हो सकता है, मिलियंस में आ सकता है। सो दैट्स वाई जो प्रोकैरियोट्स है इसका टोटल एस्टिमेट लगाना स्पीसीज डाइवर्सिटी का डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है 2024 का, ये PYQ है। स्टडी द फिगर गिवन बिलो दैट डिपिक्ट द कंपैरेटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है ह्यूमन पॉपुलेशन का स्वीडन एंड रवांडा में। ये स्वीडन का ग्राफ है और ये रवांडा का है। ठीक है, अगर आप स्वीडन का ग्राफ देखोगे, ये जो नीचे वाला पॉपुलेशन होता है ये प्री रिप्रोडक्टिव होता है, ये वाला क्या होता है, रिप्रोडक्टिव होता है, और ये क्या होता है, लास्ट वाला पोस्ट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, पोस्ट और प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है वो कम है। वेयर एज अगर आप रवांडा का देखोगे, यहाँ पे क्या है, जो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो क्या है, ज़्यादा है, उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्टिव है, और सबसे कम क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। ए है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द वेरी ब्रॉड बेस ऑफ रवांडास एज पैरामिड। जो रवांडा का एज पैरामिड है इसका अगर आप बेस देखोगे काफ़ी ब्रॉड है, मतलब इसमें प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज़्यादा है। हमें सपोर्ट योर आंसर करना है विद द डेटा प्रोवाइडेड इन द फिगर। अगर आंसर की बात करें तो इसका मतलब क्या है, जो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो क्या है, इसमें लार्ज है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये कंट्री ज़्यादा जल्दी एक्सपैंड करेगा, तो इसमें यंग और रैपिड एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इसमें यंग एंड रैपिड एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है। नेक्स्ट अगर हम स्वीडन की बात करें, स्वीडन हैज़ ए एज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द सेम विड्थ नियर इट बेस एंड इट्स अपेक्स। अगर आप बेस को देखो विच इज़ प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन और पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, दोनों का जो ग्राफ है वो क्या है, ऑलमोस्ट मैच करता है, दोनों के बार मैच करते हैं। तो इसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो रिप्रोडक्टिव एज है, अगर रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन को देखो और एज देखो, वो क्या है, हायर देन द प्री और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, एज ए रिजल्ट जो पॉपुलेशन है ना वो क्या होती है, डिक्लाइन होती है। ठीक है, तो इसे हम डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। सी है, नेम द टाइप ऑफ एज पैरामिड शोन फॉर स्वीडन। जो स्वीडन का एज पैरामिड है इसे डिक्लाइनिंग एज पैरामिड भी कहते हैं। ठीक है, और इसका अगर शेप की बात करें तो ये अर्न शेप होता है। ठीक है, वेयर जो एज पैरामिड है रवांडा का, इसे हम एक्सपैंडिंग एज पैरामिड भी कहते हैं। ठीक है, ये एक्सपैंडिंग एज पैरामिड होता है और ये ट्रायंगल शेप होता है। ठीक है, तो इसकी ट्रायंगल शेप होती है। 13 केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी 2024 का PYQ है। 1981 में जो हेल्थ केयर वर्कर थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने देखा जो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो रही है कैपोसी सार्कोमा, जो कैंसर होता है स्किन का, ब्लड वेसल का, और अदर निमोसिस्टिक निमोनिया हो रहा है, और ये किसी प्रोटोजोन से हो रहा है, और ये मोस्टली जो इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल है उनको हो रहा है। तो उन्हें पता चला कि ये एक इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे एड्स कहते हैं। और जो US के और फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसका एजेंट का पता किया, इसे HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और इसका पाथ पता किया कि कैसे ह्यूमन को अटैक करता है। ए है, नेम द ग्रुप ऑफ सेल द HIV अटैक आफ्टर गेनिंग एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी, राइट द वेरियस इवेंट दैट अकर विद इन द सेल। अगर हम बात करें जो HIV है वो अटैक करता है मैक्रोफेजिस में। ठीक है, जिसे HIV फैक्ट्री भी कहते हैं। अब ये जो HIV होता है ना, जब मैक्रोफेजिस में अटैक करता है तो इसका जो जीनोम होता है वो क्या होता है, RNA होता है, और ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से ये जो RNA है ना वो क्या करता है, वायरल DNA बना देता है। ठीक है, अब ये जो वायरल DNA है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है होस्ट सेल DNA में। होस्ट जो सेल है इसमें वायरल DNA चला जाता है, और एज ए रिजल्ट जो होस्ट सेल है वो ज़्यादा क्या करता है, वायरस प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे जो है वायरस की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती है। बी है,
Write the expanded form of diagnostic test used for detecting AIDS. Write the possible treatment available for the disease at present. जो टेस्ट का नाम है उसे हम बोलते हैं एलाइजा टेस्ट। ठीक है, एलाइजा का फुल फॉर्म होता है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो ये इस डिटेक्शन का नाम है। नेक्स्ट, अगर आपको इसको ट्रीटमेंट करना है तो इसके लिए ना एंटी रेट्रोवायरल ड्रग जो है वो दिए जाते हैं पर्सन को। ठीक है, तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग दिया जाता है। सी है नेम एनी 2 स्टेप्स सजेस्टेड बाय WHO फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ना ब्लड टेस्ट होना चाहिए है एड्स के लिए। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल जो ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसका हमेशा ब्लड टेस्ट होना चाहिए है। डिस्पोजेबल नीडल या सिरिंज का हमेशा यूज होना चाहिए। ठीक है, और दिया है ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एड्स डज नॉट डाई ऑफ दिस डिजीज बट फ्रॉम अदर इन्फेक्शन जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। अगर पर्सन को एड्स होना तो याद रखना वो किसको अफेक्ट करता है, मैक्रोफेजिस को। ठीक है, मैक्रोफेजेस को अफेक्ट करता है, टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं उसको अफेक्ट करता है। एज ए रिजल्ट इनका जो क्वांटिटी है, इनका जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से जो बाकी इन्फेक्शन है, जो नॉर्मल इन्फेक्शन है, ठीक है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी पर्सन में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। तो दैट्स वाई जो पर्सन है वो बाकी इन्फेक्शन से वो डेथ हो सकती है उसकी।